हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत दिन से एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा है कि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्वीडन में या यूरोप में किसी और भी कंट्री में, लेकिन आपका जो सीवी है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। किसी ना किसी रीजन की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है और आपको कोई इन पर्सन रिप्लाई नहीं आ रहा है। आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई तो आता है जो जब भी आप अप्लाई करते हैं उस पोर्टल से या उस कंपनी की तरफ से, लेकिन कोई इन पर्सन रिप्लाई नहीं आ रहा है और सीवी आगे भी नहीं बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, इसका दो तीन कॉमन रीजंस है जो मैं आज के इस वीडियो में एड्रेस करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली उनमें से कोई एक रीजन की वजह से आपका जो सीवी है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। फ्रेंड्स, तो जो लोग इस चैनल में नए हैं, मैं उनको बता दूं, मैं यहाँ पे कैरियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, स्पेशली जॉब्स इन अब्रॉड। और आपको स्टडी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बता दो, अभी जो कंपनीज है उनके पास है ना बहुत बल्क में रिज्यूमे आता है, बहुत सारा रिज्यूमे सबमिट होता है और कंपनीज के पास डिफरेंट पोर्टल से भी रिज्यूमे सबमिट होता है। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन से होता है या इंडीड या कोई और जो बड़ा वेबसाइट है वहां पे भी सभी कंपनीज का अकाउंट होता है और उनके थ्रू भी रिज्यूमे जो है उनके पास आता है। तो मैनुअली ये सारे रिज्यूमे को स्क्रीन करना पॉसिबल नहीं है। तो आजकल कंपनी क्या कर रही है, एक स्कैनर बिठा रहा है जो रिज्यूमेस को स्कैन कर रहा है। एटीएस स्कैनर बोलते हैं कॉमनली उसको। तो ये एटीएस स्कैनर क्या करता है, आपका रिज्यूमे को स्कैन करता है और उनमें से जो रिज्यूमे अच्छे से कीवर्ड से भरा हुआ रहता है उसी को सिलेक्ट करता है और मैनुअल स्क्रीनिंग के लिए भेजता है। फ्रेंड्स, अभी हमारा जो फॉर्मेट रहता है रिज्यूमे का, जो हम लॉन्ग फॉर्म में लिखते हैं इंडिया में, कई बार क्या होता है वो एटीएस कंपैटिबल नहीं होता। एटीएस का जो स्कैनर है वो समझ नहीं पाता और इसके वजह से वो रिजेक्ट कर देता है, वो आगे नहीं भेजता मैनुअल स्क्रीनिंग के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो सीवी है कोई इंसान देख ही नहीं पा रहा है, आपका सिस्टम से ही रिजेक्ट हो रहा है मोस्ट ऑफ द। ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। तो ये रीजन की वजह से कई बार आई वुड से 60 to 70% ऑफ द टाइम आपका जो रिज्यूम है सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, कोई जो मीडियम्स के लिए छोटा कंपनी है जिनके पास उतना ज्यादा रिज्यूम नहीं आता, मे बी वहां पे मैनुअल स्क्रीनिंग होता है और मैनुअली एचआर या टेक्निकल मैनेजर या हायरिंग मैनेजर वो सीवी जो है वो रिव्यू करता है, उस केस में अलग है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बड़ी कंपनी है जो आपको वीजा स्पॉन्सर कर पाएंगे, क्योंकि बड़े कंपनीज का है ना, उनका वो लोग ही यूजुअली वीजा स्पॉन्सर करते हैं क्योंकि उसमें खर्चा होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। तो बड़ी कंपनी के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि वो किसी को वीजा स्पॉन्सर कर पाए और बाहर से आउट ऑफ यूरोप वो बुला पाए। तो आप हो सकता है कोई वेल नोन कंपनी में अप्लाई कर रहे होंगे जिनका नाम आप जानते हैं, एमएनसी कंपनीज जिसका ऑफिसेस इंडिया में भी हो ना हो, इस टाइप का। तो वहां पे आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई सा आ रहा है और फाइनली जो रिज्यूम है वो सिलेक्ट नहीं पा रहा है। उसका मेन रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिज्यूमे का फॉर्मेट जो एटीएस स्कैनर जो है वो रीड नहीं कर पा रहा है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आजकल लोग है ना डेडी रिज्यूमे बना रहे हैं। डेडी रिज्यूमे यानी 2 कॉलम रिज्यूमे, और जितना भी हो सके वो एक ही पेज में कंप्रेस करने की कोशिश करें, 1 या 2 पेज मैक्सिमम। डेडी रिज्यूमे जो है वो एटीएस कंपैटिबल है और एटीएस का जो स्कैनर है वो उसको रीड कर पाता है इजीली एंड वो आगे भेजता है कोई ह्यूमन के अप्रूवल के लिए या ह्यूमन के स्क्रीनिंग के लिए, ह्यूमन स्क्रीनिंग में भेजता है इन शॉर्ट। तो आपको ये डेडी रिज्यूमे बनाना चाहिए। मैंने बहुत बार इस चैनल में बताया है आप कहाँ से रिज्यूमे बना सकते हैं। बहुत सारा पोर्टल भी है जहाँ पे ये प्रीमेड फॉर्मेट्स रहते हैं और खास करके ये डेडी रिज्यूमे का फॉर्मेट सिर्फ जो है वो टेम्पलेट को आपकी इंफॉर्मेशन से वो फिल आउट करना होता है और ऑटोमेटिकली जो है रिज्यूम जनरेट हो जाता है और आप वहाँ से पीडीएफ निकाल सकते हैं। तो आप मेरा पुराना वीडियोस भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। ये 2-3 वेबसाइट्स है जो मैं फॉलो करता हूँ। उसमें से एक है bestonlineresume.com। यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है, ऑलमोस्ट $2 या 160-150 रुपीज लेता है और आपको 7 दिन का 7 डेज का एक्सेस मिल जाता है ये वेबसाइट में। तो आप फिल कीजिए, 7 दिन में तो आपका काम हो जाएगा। तो आप डाउनलोड कर लीजिए जो रिज्यूमे का फॉर्मेट है जल्दी से। इसके साथ साथ और एक पोर्टल है जो फ्री है, उसका नाम है canva.com। कैनवा आप जानते होंगे, जो बहुत सारे लोग ये डिजाइन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे रिज्यूमे का भी फॉर्मेट्स रखा हुआ है, डेडी रिज्यूमे, 2 कॉलम रिज्यूमे, जैसा मैं स्क्रीन में आपको दिखाया।
तो ये 2 कॉलम रिज्यूमे का फॉर्मेट यहाँ पे भी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं अगर आप कंप्लीटली फ्री में चाहते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप वर्ड में भी आप बना सकते हैं, आप खुद अगर बनाना चाहे 2 कॉलम शॉर्ट रिज्यूमे तो आप वर्ड में भी खुद से ही बना सकते हैं। रिज्यूम देख लीजिए, टेम्पलेट देख लीजिए, और एक वेबसाइट है जिसका नाम है ओवरलिप बोल के वेबसाइट है, इस यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं ओवरलिप डेडी रिज्यूमे। तो ये ओवरलिप की तरफ से भी बहुत सारा फॉर्मेट्स है, तो आप फॉर्मेट देख के वर्ड फाइल में बना लीजिए, ठीक है। तो ये था पहला रीजन। नेक्स्ट जो रीजन है वो आपका जो कीवर्डिंग है वो ठीक से नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक आप मान लीजिए एक बिजनेस एनालिस्ट का जो रोल है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे जो हार्ड स्किल्स है वहाँ पे 2-3 हार्ड स्किल है। फॉर एग्जाम्पल SQL है, पावर BI या टैब्लो है जो विजुअलाइजेशन जो टूल होता है, दोनों में से एक है, SQL है और पाइथन है, ठीक है। आपने मान लीजिए आपने बहुत सारा क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट वगैरह किया है, आप ये जो टूल्स है इसके बारे में ज्यादा नहीं लिख के आपने बहुत ज्यादा क्लाइंट अपने प्रीवियस जॉब के ऊपर फोकस किया, तो वो टेक्स्ट बहुत हो गया, ठीक है। तो जो रिक्रूटर है उसको पता ही नहीं चल रहा आपका वो पर्टिकुलर टैब्लो, पावर BI, पाइथन एंड SQL, ये 4 जो हार्ड स्किल है उस पे आपका कमांड है कि नहीं है, जो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप का जो जॉब है, कोई भी जॉब है जो उसमें हार्ड स्किल भी बहुत ज्यादा वेटेज रखता है 60 to 70%, और सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन स्किल उसका भी वेटेज होता है 20 to 30%, ठीक है। तो बाकी थोड़ा बहुत आपका एजुकेशन और बैकग्राउंड ये भी होता है, तो ज्यादा जो वेटेज है वो हार्ड स्किल पे दिया जाएगा। तो ये जो कीवर्ड्स है, अगर आप सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो ठीक से लिखा कीजिए, ताकि तो आपका अगर रिज्यूम ATS भी स्कैन कर रहा है तो उस कंप्यूटर प्रोग्राम को पता चले और वो आपका रिज्यूम आगे भेज सके, ताकि आपका रिज्यूम मैनुअली रिव्यू हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक दूसरा पॉइंट है कि कीवर्ड स्टफिंग आप अच्छे से कीजिए, कीवर्ड्स आप ठीक से डालिए जहां जहां रिक्वायर्ड है, ठीक है। और तीसरा जो कारण है, आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है ना वो फुलफिल्ड नहीं है फ्रेंड्स। आजकल देखिए कंपटीशन का बहुत ज्यादा जमाना है, तो मैं बोलूंगा आप लिंक्डइन में ना PDF पोर्टफोलियो बनाया कीजिए। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो लिंक्डइन में आजकल आप देखेंगे, अगर आप मान लीजिए कोडिंग करते या आप ये बिजनेस एनालिटिक्स में काम करते हैं, आप पावर BI या कुछ भी इसमें काम कर रहे हैं, तो देखेंगे लोग है ना जो भी पायलट प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप किया है, जो भी अपना खुद का प्रोजेक्ट है उसका है ना फोटो निकाल के PDF फॉर्म में डाल रहा है, मतलब 3-4 फोटो निकाल के या स्टेप बाय स्टेप उसने कैसे कैसे काम किया वो PDF फॉर्म में लिंक्डइन में जो है वो पब्लिश कर। इससे क्या होता है, आपका जो ऑथोरिटी है, आपका वो सब्जेक्ट पे कमांड है वो प्रूव होता है। फ्रेंड्स स्वीडन में मान लीजिए जब आपका रिज्यूम वगैरह सिलेक्ट हो जाएगा, फाइनली आपको इंटरव्यू में कॉल करेंगे, ये लोग लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करता है। मेरा भी बहुत बार देखा है मैंने, ये लिंक्डइन प्रोफाइल वो विजिट करता है। लिंक्डइन में कई बार ऐसा हुआ है, मैं जब पहले अप्लाई कर रहा था, बहुत सारा रिक्रूटर है ना मुझे रिक्वेस्ट भी भेजता है, तो इस कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, इस टाइप का होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्वीडन में या यूरोप में वो बहुत ज़्यादा लिंक्डइन भी देखता है, इंडिया में भी देखता है आजकल। तो आप अगर इस तरीके से पोर्टफोलियो बना के या प्रोजेक्ट का छोटा छोटा पोर्टफोलियो या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना के PDF फॉर्म में आप अपलोड कर लेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट के ऊपर है ना ऑथोरिटी बढ़ेगा और उनको ट्रस्ट भी बढ़ेगा कि इस आदमी को पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे पता है और एक्सपीरियंस भी है, इन्होंने काम भी किया है, प्रोजेक्ट भी किया है, पायलट प्रोजेक्ट वगैरह थ्रू आउट। तो अब मैं बता देता हूँ, आप अगर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण आप आपका कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं डाल सकते, लेकिन आप जो इंटर्नशिप में काम किया पहले, किधर भी इंटर्नशिप वगैरह किया है, वो प्रोजेक्ट आप डाल सकते हैं, जो आपका पर्सनल खुद का प्रोजेक्ट है, जो आपने कॉलेज में या इंटर्नशिप के दौरान जो किया है। या सिंपली आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखिए, आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखिए, उसमें डिटेल्स देने की जरूरत नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को आपने कैसे हैंडल किया, तो इस टाइप का लिख सकते हैं, और कौन कौन सा टूल्स के मदद से हैंडल किया, आपका जो थॉट प्रोसेस है ना ये रिवील होगा उसमें, तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो ये 3 रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार समराइज कर देता हूं पूरे चीज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका रिज्यूमे का फॉर्मेट है वो आपको ठीक करना है, जो कीवर्ड्स है उस पे ध्यान देना है, जो आपका हार्ड स्किल है उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स है आप उस पे ध्यान दीजिए ठीक से।
और थर्ड है आपका लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है ना, उसको अच्छे से बिल्ड कीजिए। लोग नॉर्मली एस्थेटिकली तो अच्छे से कर लेते हैं, सिर्फ छोटा छोटा पॉइंट्स रह जाता है जो जिस मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल आपका विजिट किया तो प्रॉपरली एक ही बार में पता होना चाहिए ये आदमी ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल अगर कोई विजिट करता है, उनको पता होना चाहिए मैं सीएई में काम करता हूं, सीएई में भी मैं प्रोसेस सीएई में काम करता हूं, नॉट ओनली स्ट्रक्चरल सीएई। तो एक ही बार में पता होना चाहिए ये आदमी पर्टिकुलरली यही काम करता है, इसी के ऊपर सर्टिफिकेशन है, ये पर्टिकुलर 3-4 सॉफ्टवेयर्स में काम करता है, ये हार्ड स्किल्स है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो लिंक्डइन वाला ये भी चीज आप देख लीजिए फ्रेंड्स। आप ये 3 पॉइंट्स को एड्रेस कीजिए, फिर उसके बाद आपको आप देखिए कितना आपका रिस्पांस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और कमेंट में भी जरूर दीजिए आपका अगर कुछ अलग क्वेश्चन है और अलग क्वेरी है, और आपका अगर मानना है किसी और रीजन की वजह से आपका सीवी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, वो भी आप लिखिए, तो मैं जरूर उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं किसी और एक वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।